हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओनली आईएएस। डेट है आज की 23 दिसंबर 2022 एंड आप सभी का स्वागत है आज के एडिटोरियल डिस्कशन में। देखिए, आज हम टोटल 3 मुद्दे डिस्कस करेंगे। पहला मुद्दा होगा हमारा मॉनेटरी पॉलिसी से संबंधित। ठीक है, आप देख रहे हो काफी सारे इश्यूज चल रहे हैं। इन्फ्लेशन का एक तरफ कंसर्न है और साथ साथ ग्रोथ को भी हमें बूस्ट करना है, तो वो कैसे अचीव कर पाएंगे वहां पर थोड़ी डिस्कशन करेंगे। इसके साथ ही दूसरा मुद्दा होगा हमारा मिलेट से संबंधित। देखिए, अभी रिसेंटली क्या हुआ है, हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो उनके फेलो पार्लियामेंटेरियंस हैं, उन्होंने मिलकर एक तरह से एक लंच ऑर्गेनाइज किया गया जहां पर सारी चीजें मिलेट से बनी हुई थी। उसके साथ ही आप जानते हो 2023 के अंदर हम सेलिब्रेट करने जा रहे हैं इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, तो इस वजह से मिलेट्स काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इसको भी समझेंगे। और जो तीसरा मुद्दा होगा हमारा रिगार्डिंग कोऑपरेटिव्स, तो इन तीनों मुद्दों को अच्छे समझेंगे डिटेल में, राइट। पर उससे पहले आज की कोट ऑफ द डे जो है बाय ई श्रीधरन सर। देखो, अगर आप नोटिस करोगे तो ई श्रीधरन सर को मेट्रो मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? देखिए, आप में से ना कुछ लोग दिल्ली में एम्बेरिश रहते होंगे, तो जो लोग भी दिल्ली में रहते होंगे उन्होंने कभी ना कभी दिल्ली मेट्रो से डेफिनेटली ट्रेवल किया होगा, राइट। तो जो दिल्ली मेट्रो है ना, उसमें के पीछे का एक मेजर कंट्रीब्यूशन ई श्रीधरन सर का ही रहा है। इसके साथ ही अगर आप नोटिस करें कोंकण रेलवेज, ठीक है, एक ऐसा प्रोजेक्ट था जहां काफी क्वेश्चंस उठ रहे थे कि कैसे ये होगा, क्वालिटी कैसे इंश्योर हो पाएगी। तो उस टाइम पे जो रेलवे मिनिस्टर थे वो भी थोड़े क्वेश्चन मार्क थे, बट ई श्रीधरन सर ने अपने रेलवे मिनिस्टर को उस टाइम के परसुएड किया अपनी परसेवरेंस के साथ, और बाद में ईस्ट जो कोंकण रेलवे था बहुत ही सक्सेसफुल प्रोजेक्ट बन कर आया। सेम चीज हमें यहाँ पर दिल्ली मेट्रो केस में भी देखने को मिलती है। तो इनकी जो कोट है दैट इज एथिक्स इन वर्क इज अ कंपल्शन नॉट एन ऑप्शन। ये ऑप्शन नहीं है कि वर्क के अंदर हम एथिक्स हो हमारे, नहीं, ये तो होना ही पड़ेगा। दिस इज अ कंपल्शन, ये एक मस्ट चीज है। यहाँ ये नहीं है कि हम करें या ना करें, नहीं, दिस हैज टू बी डन। जैसे फॉर एग्जाम्पल इन्होंने जो भी वर्क किया ना, वहां पे पंचुअलिटी हो गया, डिसिप्लिन हो गया, कॉम्पिटेंस हो गया, ये सारी अलग अलग चीजें इन्होंने उसके अंदर इंश्योर करी हैं। तो जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट था ना, उसको एक तरह से रीडिफाइन करने के अंदर ई श्रीधरन सर का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है। तो हमारे भी वर्क एथिक्स उसी हिसाब से होने चाहिए कि हम उस चीज को डेफिनेटली इंश्योर करें, जो इंटीग्रिटी है वर्क की वो मेंटेन रहे। एक दो एग्जांपल मैं आपको और देता हूं। जैसे आई एम वेरी श्योर आप सभी ने आर्मस्ट्रांग पामेजी का नाम सुना होगा, ठीक है, माइट बी प्रोनाउंसिंग हिज नेम इनकरेक्टली बट आप जानते हो, ठीक है, जो मणिपुर कैडर के ये आईएएस ऑफिसर है, ठीक है ना। तो एक टाइम था जब ना एक रोड बनानी थी इनको, पर रोड के लिए इनको फंड्स नहीं मिल रहे थे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्राउड सोर्सिंग के थ्रू लोगों से पैसा इकट्ठा किया। इसी वजह से वो रोड बन पाई, नियरली 100 किलोमीटर लंबी रोड है, ठीक है ना। तो क्राउड सोर्सिंग के थ्रू इन्होंने किया, और इसी वजह से इस रोड को पीपल्स रोड करके भी बोला जाता है। और इस रोड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हुआ क्योंकि मणिपुर से असम हो गया, नागालैंड हो गया, वहां की कनेक्टिविटी इंप्रूव करने के अंदर इनकी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है। तो एक तरह से देख सकते हो कि एथिक्स इन वर्क इन्होंने भी डिस्प्ले किया, ठीक है ना। बहुत सारे इनोवेटिव आइडियाज कह सकते हैं, उसके थ्रू इन्होंने इंश्योर किया कि ये चीज ये इंश्योर कर पाए और कोई भी तरह के बीच में करप्शन का कोई पॉसिबिलिटी ना रहे, ठीक है। तो इस तरह से आप बहुत सारे एग्जांपल्स देख सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटर्स हमारे सामने आ जाते हैं। चाहे आप टी एन शेषन जी की बात कर लो, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का आज जब भी नाम लिया जाता है तो उनमें टी एन शेषन जी की बात जरूर होती है। क्यों? क्योंकि इन्होंने एथिक्स इन वर्क को एक तरह से रीडिफाइन किया है। ये वो वाले एग्जाम्पल्स है। आई बात समझ में? तो मेक श्योर कि आप इसको एथिक्स में अपने यूज कर सकते हो, एंड एसेस के अंदर भी कहीं अगर पॉसिबिलिटी बने तो डेफिनेटली इसको यूज किया जा सकता है। अब चलते हैं हमारे पहले आर्टिकल की तरफ, जो किससे रिलेट करता है, जीएस पेपर 3 से इंडियन इकोनॉमिक सेक्शन के साथ रिलेट कर सकता है। अब यहाँ पर देखिए, अभी नोटिस क्या हुआ है, आप जानते हो हमारे यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है जो क्या काम करती है। इसको काम दिया गया है कि भैया जो इन्फ्लेशन है वो आपको मेंटेन करनी है, कहाँ से कहाँ तक, 2 से 6% के बीच में। बेसिकली टारगेट ये है 4 ± 2, ठीक है। तो क्या बन जाता है 2 से 6%। लोअर सीलिंग है 2% और हाई अपर सीलिंग है 6%। इसके बीच में मेंटेन करना है। अब ये मेंटेन कैसे करती है? बाय चेंजिंग रेपो रेट। आप सभी जानते हो रेपो रेट क्या होता है, वो रेट जिसपे क्या करता है आरबीआई बैंक्स को लेंड करता है, उसी को बोलते हैं रेपो रेट। तो देखो, जब इन्फ्लेशन, मान लो महंगाई बहुत ज्यादा है, ठीक है, चीजों का दाम बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो आरबीआई बेसिकली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या करेगी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी रेपो रेट को बढ़ा देगी। उससे बैंक्स के पास जो पैसे मिलेंगे मुश्किल मिलेगा और लोन्स महंगे हो जाएंगे, एंड अकॉर्डिंगली हम इन्फ्लेशन को उससे टैकल कर सकते हैं। अब जो दिसंबर वाली मीटिंग थी ना मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की, उसमें इन्होंने क्या डिसाइड किया था कि 0.35%, बेसिकली 35 बेसिस पॉइंट हमने रेपो रेट को इंक्रीज कर दिया। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा थी। इसके साथ ही
अगर आप नोटिस करोगे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का स्टांस, तो इन्होंने बोला है कि हम क्या चाहते हैं, अकोमोडेशन को धीरे धीरे विड्रॉ कर रहे हैं। बेसिकली अकोमोडेशन उसको बोलते हैं जब हम कोशिश करते होते हैं ना कि रेपो रेट कम करी जाए, तो उसके हम अगेंस्ट जा रहे हैं। तो यहाँ पर ना थोड़ा सा जो अलग अलग मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के मेंबर्स हैं, उनको कि स्टैंस क्या होना चाहिए, साथ ही साथ रेपो रेट को कितना बढ़ाना है, किस हिसाब से बढ़ाना है, वहां पर थोड़ा सा आपस में एग्रीमेंट नहीं था। मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। आप जानते हो, देखो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के अंदर टोटल 6 मेंबर्स होते हैं। 3 इसमें से आते हैं आरबीआई से और 3 गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। अब यहाँ पर ये जो 6 मेंबर्स थे ना, इनमें थोड़ा सा आपस में एग्रीमेंट नहीं था कई बातों को लेकर। जैसे फॉर एग्जांपल कितना रेट हाइक करना है, क्या 35 बेसिस पॉइंट ही करें या 25 करें या फिर उससे कम करें या उससे ज्यादा करें, तो ये सारे क्वेश्चंस थे। इसके साथ ही हमारा स्टैंस क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर कुछ आपस में क्वेश्चंस उठे। जब हमने देखो इसके मिनट्स ऑफ द मीटिंग आता है ना कि मीटिंग के अंदर क्या क्या डिस्कशन हुआ, तो हमें ये बात पता लगने को मिल जाती है। इसके साथ ही अगर आप नोटिस कीजिए तो जो प्राइस प्रेशर है आज भी देखो काफी हाई ही है। ठीक है, चीजों के दाम आप नोटिस करोगे तो बढ़ ही रहे हैं। ऑल्दो इन्फ्लेशन के अंदर थोड़ा सा डिप आया है। मैं आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करूं, देखो अगर आप नोटिस करोगे ना, तो जनवरी से लेके जो पहले 9-10 महीने थे, उनमें लगातार हमें क्या देखने को मिला, लगातार जो इन्फ्लेशन थी ना, वो 6% से ऊपर ही देखने को मिला था। पर अभी नवंबर के अंदर इसमें थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है और ये 6 के नीचे आ चुका है। अभी नंबर क्या आ गया है, 5.88। और ऐसा क्यों हुआ है कि इन्फ्लेशन में थोड़ी सी कमी देखने को मिली है, वो रीजन है कि जो फूड इन्फ्लेशन है ना, उसमें कुछ हद तक हमें कमी देखने को मिली है। तो इससे थोड़ा सा हम रिलैक्स कर सकते हैं बेसिकली कि हाँ, 6% से हम नीचे आ गए हैं। पर एक बात अगर आप नोटिस करोगे तो कोर इन्फ्लेशन ना अभी भी ज्यादा ही है। मैं आपको समझाता हूँ। दरअसल दो चीजें होती हैं, एक होती है हेडलाइन इन्फ्लेशन, एक होती है कोर इन्फ्लेशन। हेडलाइन के अंदर ना सारी चीजें इंक्लूड हो जाती हैं, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। कोर इन्फ्लेशन के अंदर क्या होता है, आपकी हेडलाइन में से हम जो कुछ वोलेटाइल चीजें हैं उसको माइनस कर देते हैं। जैसे फूड इन्फ्लेशन हो गया, फ्यूल इन्फ्लेशन हो गया, इनको सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है हेडलाइन में से। तो जो वोलेटाइल चीजें हैं जिनके दाम बहुत तेजी से ऊपर नीचे होते हैं, जैसे फूड का अचानक से बढ़ गया, अचानक कम हो गया, फ्यूल का भी अचानक ऊपर नीचे होता रहता है, तो हेडलाइन में से ये जो टाइप की इन्फ्लेशन हम अगर माइनस कर देते हैं तो हमारे पास क्या बच जाता है, कोर इन्फ्लेशन। तो हेडलाइन इन्फ्लेशन थोड़ी कम हो गई है, पर कोर इन्फ्लेशन अभी भी ज्यादा ही है। ये क्या दिखाता है कि इन्फ्लेशन भले ही थोड़ी कम जरूर हो गई हो, पर अभी खत्म नहीं हुई है। ठीक है ना, बोलते हैं ना डाउन बट नॉट आउट, वही सेम चीज आरबीआई की एक रिपोर्ट आती है, स्टेट ऑफ द इकोनॉमी रिपोर्ट, उसमें उन्होंने ये बातें करी हुई है कि हमें इसके ऊपर काम अभी भी करने की जरूरत है। अब अगर बात करें, देखो शक्तिकांता दास जी की, जो हमारे आरबीआई गवर्नर है, उन्होंने बात करी है इसी की, सेम चीज की। ठीक है, बट एट द सेम टाइम हमें देखो ग्रोथ को भी तो ध्यान में देना है। आप एक चीज नोटिस करो, जब रेपो रेट हम बढ़ा देते हैं तो डेफिनेटली इन्फ्लेशन कंट्रोल करने में वो हेल्पफुल होता है, पर इससे ग्रोथ भी तो हैम्पर होती है। लोगों के पास पैसा मुश्किल से पहुंचेगा या फिर ज्यादा महंगे रेट पे पहुंचेगा, तो उससे क्या होता है, उससे उनको दिक्कत आती है। मार्केट में पैसा नहीं है तो ग्रोथ कैसे होगी, इन्वेस्टमेंट कैसे होगी, वो सारी दिक्कतें यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। और इसके सैंपल्स हमारे सामने आ भी चुके हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारी एक्सपोर्ट ग्रोथ देख लीजिए, तो वो तेजी से नहीं बढ़ रही। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हमारा उतना अच्छे से नहीं हो रहा, डोमेस्टिक डिमांड भी हमारी स्लो हो चुकी है। तो स्लो डाउन कुछ जगह पे हमें देखने को मिल रहा है कि हमारी जीडीपी उतनी रफ्तार से नहीं बढ़ रही। तो आप देख सकते हो, ठीक है ना, मई के से लेकर अभी तक 2.25% मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने रेपो रेट को इंक्रीज किया हुआ है। दरअसल में 4% के आसपास थी मई के अराउंड जो हमारी रेपो रेट थी, अभी 6.25% के आसपास ये हो चुकी है, क्योंकि धीरे धीरे हम इसको बढ़ाते गए हैं। पर अगर आप नोटिस करोगे, अभी दिसंबर के अंदर कितना बढ़ाया हमने, 0.35%। ये बहुत बड़ी हाइक नहीं है, ये हाइक है डेफिनेटली, हमने इंक्रीज किया है, पर बहुत बड़ा हाइक नहीं किया। तो इससे हमें लग रहा है ना कि हम शायद और ज्यादा हाइक ना करें। पर जो अगर शक्तिकांता दास जी की बात करें कि अगर हमने अभी से बंद कर दिया इन्फ्लेशन, इसको रेपो रेट को इंक्रीज करना, तो हो सकता है हमने शायद बहुत जल्दी इसको बंद कर दिया हो, तो प्री मेच्योर पॉज नहीं लगाना चाहिए, ऐसा शक्तिकांता दास जी का मानना है। उसी तरह से जो और भी मेंबर्स हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के, उन्होंने ये बात बोली है कि एक बार 6% से जस्ट नीचे आ गया, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ गया, हमें और डेटा देखना पड़ेगा। तो इस तरह के जो कमेंट्स है ना, वो हमें कहीं ना कहीं दर्शाते हैं कि अभी हो सकता है आने वाले टाइम के अंदर हमें एक और रेट हाइक भी देखने को मिल सकता है, जब कमेटी अगली बार फरवरी के अंदर मिलेगी। ऑल्दो पॉज को भी हम नहीं कह सकते कि अब और नहीं हाइक होगा और इंक्रीज नहीं होगा रेपो रेट, पर डेफिनेटली ये जो कमेंट्स है ये कहीं ना कहीं हिंट कर रहे हैं कि आने वाले टाइम के अंदर जो रेपो रेट है उसको और इंक्रीज किया जा सकता है। तो कैसे इन्फ्लेशन को और ग्रोथ को बैलेंस कर पाएगी हमारी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी और आरबीआई, ये एक चैलेंज हो जाएगा आने वाले टाइम के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है।
और देखो यही सारे मुद्दे होते हैं जो बार बार यूपीएससी द्वारा पूछे जाते हैं, जैसे इस बार 2022 के प्रीलिम्स के अंदर भी हमें ये क्वेश्चन देखने को मिल गए थे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला आर्टिकल। अब चलते हैं हमारे दूसरे एडिटोरियल की तरफ। दोस्तों जो हमारा आर्टिकल है वो रिलेट करता है मिलेट्स के साथ, और इसको आप जीएस पेपर 3 के इस पर्टिकुलर कंपोनेंट के साथ रिलेट कर सकते हो। दरअसल में जो हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट है ना, वो मिलेट्स को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट कर रही है। इस वजह से आप देख भी सकते हो कि हमारे प्रधानमंत्री जी को एंड साथ ही साथ जो फेलो पार्लियामेंटेरियंस हैं, उनके द्वारा एक लंच का आयोजन किया गया, जहाँ पर आप देख सकते हो कि सारी की सारी चीज़ें क्या थी, मिलेट्स के साथ संबंधित थी। इसके साथ ही देखो, जैसे आप जानते हो जो योगा होता है, ठीक है ना, हर साल 21 जून को क्या मनाते हैं हम? इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, राइट? अब ये जब हमारे प्रधानमंत्री जी ना यूएनजीए में गए थे, यूनाइटेड नेशन के अंदर गए थे, उन्होंने प्रपोज़ल दिया था कि 21 जून को हम इंटरनेशनल डे ऑफ योग मनाएँ। इसी तरह से सेम चीज़ हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा बेसिकली 2019 में बोली गई थी कि 2023 को क्या करा जाए, एज़ इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स की तरह सेलिब्रेट किया जाए। यूनाइटेड नेशन ने इस पर्टिकुलर चीज़ को मान भी लिया, और अब जो अगला साल है दैट इज़ 2023, उसको हम इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स की तरह सेलिब्रेट करेंगे। तो इसी वजह से हमारी गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा इसको प्रमोट कर रही है एंड काफ़ी अवेयरनेस इसके रिगार्डिंग लाने की कोशिश कर रही है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ये मिलेट्स आखिर होते क्या हैं? देखो आप सभी ने, आई एम वेरी श्योर, ज्वार के बारे में सुना होगा, बाजरे के बारे में सुना होगा, रागी हो गया, या इसके अलावा भी बहुत और चीज़ें होती हैं। बट मेजरली 3 ये तो डेफिनिटली आई एम वेरी श्योर आप सभी ने सुनी होगी, कभी इनको खाया भी होगा, ठीक है? जैसे बाजरे की रोटी होती है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये सारी चीज़ों को क्या बोल देते हैं हम? मिलेट्स बोल देते हैं। ये देख सकते हो, ठीक है? ये जो पार्लियामेंटेरियंस का ये मेन्यू था ना, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल बाजरा केक हो गया, ठीक है? रागी हलवा हो गया, राइट? बाजरा खीर हो गया, तो इस तरह से सारी जो चीज़ें थी, वो मिलेट्स के साथ ही रिलेट हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। अभी देखिए, आप लोग सोच रहे होंगे कि सर इसको प्रोड्यूस कौन करता है? कहाँ पर ये मेजरली प्रोड्यूस होती हैं? तो प्रोडक्शन तो इनकी देखो 130 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ के अंदर होती हैं। उसके साथ ही जब मैं बात करता हूँ कि दुनिया में सबसे ज़्यादा मिलेट कौन-सा प्रोड्यूस होता है? दैट इज़ ज्वार। उसके बाद देखो बाजरा भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हो जाता है। जब मैं बात करता हूँ ज्वार की, तो यूएस हो गया, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इन सभी कंट्रीज़ में देखने को मिलती है। जब बात करते हैं बाजरा की, तो इंडिया के साथ-साथ कुछ अफ्रीकन कंट्रीज़ जो हैं, वो मेजर प्रोड्यूसर हो जाती हैं। इसके साथ ही ना थोड़ी इंडिया के अंदर भी देख लेते हैं कि हम कहाँ-कहाँ हमें ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। देखो जब मैं बात करता हूँ बाजरा की, तो बाजरा ना जो राजस्थान वाला एरिया है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है। और भी एरियाज़ हैं, आप यहाँ पर देख भी सकते हो, बट मेजर जो प्रोडक्शन है दैट इज़ इन राजस्थान। उसी तरह से जब मैं बात करता हूँ ज्वार की, तो ज्वार मुझे देखने को मिलता है कहाँ पे? ये देखने को मिलता है महाराष्ट्र के अंदर। सिमिलरली बात अगर करें रागी की, ठीक है ना? तो रागी देखने को मिल जाएगा आपको कर्नाटका के अंदर, राइट? तो ये 3 जो थे वो मेजर प्रोड्यूसर्स थे। इसके अलावा भी आप सारे के सारे जो प्रोडक्शन सेंटर्स हैं, वो यहाँ पर नोटिस भी कर सकते हो। यहाँ पर देखिए राइटर ने वही सारे पॉइंट्स बता रखे हैं कि कितना एरिया है आज के टाइम पर हमारे पास ज्वार के अंदर, एंड सेमली हमारे पास बाजरा के अंदर कितना एरिया है, वो भी आप यहाँ पर नोटिस कर सकते हो। उतने नंबर्स इंपॉर्टेंट नहीं है, बट लार्जेस्ट प्रोडक्शन एरिया कौन सा है, ये आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर मिलेट्स को इतना हमारी गवर्नमेंट प्रमोट क्यों कर रही है? व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? देखो मिलेट्स ना बहुत ही अच्छे हैं, चाहे आप इकोनॉमिकली सोच लो, चाहे आप इकोलॉजिकली सोच लो, या किसी भी सेंस में सोचना चाहो। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। देखो जैसे फॉर एग्जांपल आप जानते हो राइस को देख लो, ठीक है? शुगरकेन हो गया, व्हीट हो गया, ठीक है ना? स्पेशली इन दोनों को तो बहुत ही ज़्यादा पानी चाहिए, राइट? इनको बोला भी क्या जाता है, दीज़ आर वाटर गज़लिंग क्रॉप्स, इतना ज़्यादा पानी चाहिए होता है इनको ग्रो करने के लिए। अब आप एक चीज़ रियलाइज़ करो, इंडिया में उतना तो देखो पानी है नहीं, ठीक है? इरिगेशन फैसिलिटीज़ अभी बहुत ज़्यादा अच्छी तो है नहीं, हमने इम्प्रूव करी है नो डाउट, बट बहुत ज़्यादा अच्छी तो नहीं है। अब इससे होता क्या है, इनकी प्रोडक्शन करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। पर जब मैं बात करता हूँ ना मिलेट्स की, तो मिलेट के केस में ऐसा नहीं है। यहाँ पानी नहीं कोई है नहीं, कोई बात नहीं। बहुत कम बारिश होगी तब भी ये अच्छे से ग्रो हो जाएँगी। ठीक है ना? यही पॉइंट यहाँ पर राइटर कह रहे हैं कि मिलेट्स बहुत ही इको फ्रेंडली हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल राइस, व्हीट को बहुत पानी चाहिए पर इनको नहीं चाहिए। इसके साथ ही ना एक और इम्पोर्टेंट बात करी है यहाँ पर ग्रीन वाटर फुटप्रिंट की और ब्लू वाटर फुटप्रिंट की। समझने की कोशिश करना। ग्रीन वाटर फुटप्रिंट का मीनिंग पता है क्या होता है? ये होता है बारिश का पानी। ठीक है? और जो ब्लू वाटर फुटप्रिंट क्या होता है? ये होता है जो कहीं न कहीं से आपने इरिगेशन के लिए अलग-अलग तरीके के हैं, कि मान लो कैनाल हो गया या किसी भी तरह से आप इरिगेट कर रहे हो, उसको बोलते हैं ब्लू वाटर फुटप्रिंट। तो यहाँ पर क्या है, राइस और व्हीट, ये बारिश का पानी इनको कम यूज़ होता है और इरिगेशन का पानी इनको ज़्यादा यूज़ होता है। पर जब बात करते हैं मिलेट्स की, तो मिलेट्स के लिए आपको अलग से पानी देने की ज़रूरत नहीं है, जो बारिश के अंदर थोड़ा बहुत पानी इनको मिल गया,
वो काफी होता है। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि ये इको फ्रेंडली तो सर काफी सारी है, ठीक है ना। इसके अलावा ना देखो, जैसे फॉर एग्जांपल राइस हो गया, जूट हो गया, ये सारी चीजों को ग्रो करने के लिए हमें सॉइल की फर्टिलिटी काफी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है सर। पर अगर आपने ना मिलेट्स ग्रो करनी है और अगर आपके पास जो सॉइल है वो ज्यादा फर्टाइल नहीं भी है, तो भी कोई दिक्कत नहीं। कोई ज्यादा इसके लिए रिसोर्सेज नहीं चाहिए, कोई फर्टिलाइजर वगैरह देने की कोई जरूरत नहीं है। आप उसके बिना भी ये चीजें ग्रो कर सकते हो। मान लो किसी सीजन के अंदर बहुत ज्यादा गर्मी आ गई, तो सर तो फसल खराब हो जाएगी? द आंसर इज नो, ठीक है। ये फसल खराब भी नहीं होती, लंबे टाइम तक आप इसको स्टोर भी कर सकते हो। इसको ग्रो करने का जो सीजन होता है ओवरऑल, वो भी छोटा होता है, तो जल्दी ग्रो हो जाते हैं। इसके साथ ही तो आप नोटिस कर सकते हो कि हर तरह से ना इकोलॉजिकली फ्रेंडली तो डेफिनेटली है। उसके साथ ही अगर आप थोड़ा और नोटिस करना चाहो तो न्यूट्रिशियस भी है, ठीक है ना। इनके अंदर जो कंटेंट होता है ना, तो फाइबर का कंटेंट काफी अच्छा खासा होता है, जो कि हमारे कॉन्स्टिपेशन के लिए ठीक करने के लिए बहुत सही चीज है, ठीक है ना। एक तरह की हेल्दी डाइट है, इनको आप आसानी से च्यू भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो ज्यादा दिक्कत भी नहीं आती उनको। तो न्यूट्रिशनल वैल्यू की जब मैं बात करता हूँ, तो न्यूट्रिशनल वैल्यू इनकी बहुत अच्छी है। इसके साथ ही देखो, जैसे फॉर एग्जांपल अभी आपने नोटिस किया था रशिया यूक्रेन क्राइसिस को, तो रशिया यूक्रेन क्राइसिस के अंदर क्या हुआ, जो रशिया और यूक्रेन दो मेजर प्रोड्यूसर हैं किस चीज के, वीट के, ये वीट वगैरह तो एक्सपोर्ट कर नहीं पाए, तो इस चीज की शॉर्टेज हो गई थी। तो इंडिया का एक ऐसा, हमारे डॉक्टर एस जयशंकर जी ने बोला था कि मिलेट्स को अगर हम ज्यादा प्रोड्यूस करें ना, तो बाकी कंट्रीज को हम ये चीजें एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस को इंप्रूव करने के लिए, साथ ही साथ इंडिया की सॉफ्ट पावर को प्रमोट करने के लिए इन सभी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है, ठीक है ना। हेल्थ बेनिफिट्स इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे नर्वस सिस्टम के लिए काफी अच्छा है, ठीक है। जो B6 हो गया, फोलिक एसिड हो गया, आयरन हो गया, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सभी की मात्रा इनके अंदर काफी अच्छी खासी होती है। इसके साथ ही देखो, आजकल अगर आप अपना लाइफस्टाइल नोटिस करोगे, तो हमारा लाइफस्टाइल ना काफी देखो बैठने वाला लाइफस्टाइल हो गया है, कि सेम ही जगह हम बैठे रहते हैं पूरा दिन, कोई ज्यादा भाग दौड़ नहीं करते। एज इन भाग दौड़ का मीनिंग कि हम खेल कूद में उतना पार्टिसिपेट नहीं करते। तो अगर हम अपने लाइफ के अंदर मिलेट्स को थोड़ा और इंक्लूड करें ना, तो ये हमारे इस पर्टिकुलर लाइफस्टाइल के लिए बहुत बेटर तरह से सूटेड है। अदरवाइज होता क्या है, देखो आजकल ना हम लोग क्योंकि खेलने कूदने नहीं जाते, तो उससे क्या होता है कि हम लोग मोटापा आ जाता है सभी को, ठीक है ना। तो अगर अपनी लाइफ के अंदर हमने इन चीजों को इंक्लूड किया, ठीक है, मिलेट्स को इंक्लूड किया, तो ये सारी इश्यूज से हम काफी हद तक बच सकते हैं, राइट। इसी वजह से अगर आप देखो, इकोनॉमी के लिए बेनिफिट, हमारे हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं, इकोलॉजिकली और हमारी सॉइल्स के लिए भी बहुत ज्यादा इसका बेनिफिट हो जाता है। यही रीजन है कि गवर्नमेंट इन सभी चीजों को प्रमोट कर रही है, ठीक है। इनको हम एक तरह से न्यूट्री सीरियल्स की तरह बोला जा रहा है कि इतने इंपॉर्टेंट ये हमारे लिए हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये सारे हमें यहाँ पर हमारी गवर्नमेंट के द्वारा इनको इंक्लूड किया गया है। अगर आप एक ना स्टोरी ऑफ मिलेट्स करके पब्लिश हुआ था बाय कर्नाटका स्टेट डिपार्टमेंट, उन्होंने ये बात बोली है कि इनमें इतना ज्यादा प्रोटीन है, ठीक है ना। तो आप नोटिस कर सकते हो ये नंबर्स को भी, जो कि बहुत ज्यादा हेल्पफुल हमारे पर्टिकुलर हमारी सभी के लिए होने वाले हैं। इसके साथ ही अगर आप नोटिस करोगे, तो यूएनजीए ने, ठीक है ना, इसी वजह से इसको 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स की तरह सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो यहीं पर हमारे पास टाइम है कि इसके रिगार्डिंग हम अवेयरनेस जनरेट करें, ठीक है, ताकि लोगों के अंदर हम ये सारी चीजें हम प्रमोट कर पाए। देखो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स तो चलो ठीक है, हम 2023 में मना रहे हैं, पर इसके अलावा 2018 को ना हमने नेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स ऑलरेडी हम सेलिब्रेट कर चुके हैं। तो पहले नेशनल था 2018 में, अब 2023 में क्या कर रहे हैं, इंटरनेशनल। उसी तरह से इनको सुपर फूड्स की तरह भी ब्रांड करके बेचा जा रहा है, ठीक है ना। तो वो भी एक अच्छी चीज है। इसके साथ ही आप जानते हो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, तो एनएफएसए के अंदर आप जानते हो कि 1 किलो बेसिकली चावल दिए जाते हैं, वीट दिए जाते हैं, ये सारी चीजें प्रोवाइड करी जाती हैं। इसके अंदर हमने मिलेट्स को भी इंक्लूड किया गया है। तो गवर्नमेंट के देख रहे हो बहुत सारे एफर्ट्स हैं, जिनके अंदर हमें देखने को मिलता है कि एक मिलेट्स की तरफ एक पुश क्लियर देखने को मिलता है। तो मेक श्योर कि आप मिलेट्स को बहुत अच्छे से तैयार करो, क्योंकि डेफिनेटली आने वाले मेंस के अंदर आपसे ये चीज क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइट। अब चलते हैं हमारे अगले आर्टिकल की तरफ। दोस्तों जो हमारा अगला आर्टिकल है वो रिलेट करता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज के साथ, और इसको आप जीएस पेपर 2 के इस पर्टिकुलर कंपोनेंट के साथ रिलेट कर सकते हो। देखिए अभी अभी क्या हुआ है कि गवर्नमेंट के द्वारा ना एक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट था, उसको अमेंड करने के लिए एक बिल इंट्रोड्यूस किया गया है। अब यहाँ पर ये अमेंडमेंट इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया है क्योंकि वो चाहते हैं कि जो पूरा प्रोसेस है इसके रिगार्डिंग, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज के रिगार्डिंग, चाहे वो इलेक्टोरल प्रोसेस हो गया, मॉनिटरिंग मैकेनिज्म हो गया, गवर्नेंस हो गया, इनको इंप्रूव करने की बात करी जा रही है। इस वजह से ये पर्टिकुलर एक्ट को रिप्लेस करके मतलब एक बिल इंट्रोड्यूस इसके लिए किया गया है। अभी यहाँ पर थोड़ा हंगामा इसलिए हो गया है क्योंकि जो ओपोजिशन पार्टीज हैं उन्होंने ये बोला है कि स्टेट्स की पावर के ऊपर आप इंक्रोच कर रहे हो और ऐसा आपको नहीं करना चाहिए,
और इस वजह से आप इसको स्टैंडिंग कमेटी के अंदर दे देना चाहिए, ठीक है। बट हमारे लिए समझना ये जरूरी है कि आखिर ये कोऑपरेटिव्स होते क्या हैं, ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज है क्या। देखो अगर आप नोटिस करोगे ना, इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस के हिसाब से कोऑपरेटिव क्या होती हैं, एक तरह की पीपल सेंटर्ड एंटरप्राइजेज होती हैं जो कि ज्वाइंटली ओन्ड होती हैं। नहीं समझ आया, कोई बात नहीं, मैं समझाता हूँ। जैसे मान लो एक यहाँ पर पर्सन है, ये बेसिकली ये मिल्क फार्मर है, ठीक है, दूध वगैरह का काम करता है। अब ये गया शॉपकीपर के पास, उसको कोशिश करी अपना दूध बेचने की। अब यहाँ पर क्या है, ये अकेला है, तो इस वजह से होता क्या है, इसकी बार्गेनिंग पावर बहुत कम हो जाती है, तो अपने दूध को ये अच्छे से बेच नहीं पाएगा जिस रेट पे ये बेचना चाहे। पर मान लीजिए बहुत सारे लोग साथ में आए, इसके जैसे ही और फार्मर्स आए जो कि दूध बेचते होंगे, तो ये क्या हुए, इन्होंने एक तरह की अपनी एंटरप्राइज बना ली, ज्वाइंटली ओन्ड होगी। अब जब ये शॉपकीपर के सामने आएंगे ना, तो इनके पास क्या होगी, अपनी बार्गेनिंग पावर होगी। आई बात समझ में। तो जैसे फॉर एग्जांपल आप अमूल का नाम सुनते हो, ठीक है, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, तो अमूल क्या है, वो भी एक कोऑपरेटिव ही है, ठीक है। तो इस तरह से मदर डेयरी हो गया, इवन इसके साथ ही आप मिल्मा का नाम सुना होगा। इस तरह से बहुत सारी आपस में मिलकर कोऑपरेटिव्स बनाई जा सकती हैं, जो क्या होती हैं, ज्वाइंटली ओन्ड होती हैं, पीपल सेंटर्ड होती हैं और डेमोक्रेटिकली कंट्रोल्ड होती हैं। आपस में सारे मेंबर्स मिलके ना डिसाइड करेंगे, और इसी वजह से होता क्या है, सबका भला हो जाता है, ठीक है ना, इन सभी के बेनिफिट्स हो जाएंगे। अकेले अकेले में अच्छे से काम नहीं कर सकते थे, अब जब सब मिलकर साथ में काम करेंगे तो वो सारी चीजें होगी। इसके साथ ही हो सकता है जब सारे मिलकर आपस में काम करें तो कहीं से इनको लोन वगैरह भी मिल जाए, तो इस तरह के बेनिफिट्स हमें यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। इंडिया की अगर बात करें ना, तो देखो जर्मन मॉडल से थोड़ा इंस्पायर हुए, फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा भी एक्ट लेकर आया गया, फिर इस तरह से ये वर्क करता रहा। इसी तरह से आप देख सकते हो कि इंडिपेंडेंस के बाद जो कोऑपरेटिव्स थे ना, उनको स्टेट लिस्ट के अंदर एंटर किया गया, ठीक है ना। 1984 में आप जान सकते हो ये एक्ट भी आया, उसको बाद में अमेंड किया गया 2002 के अंदर, जिसका अब फर्दर अमेंड करने की बात करी गई है। अब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अगर आप नोटिस करोगे ना, तो 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट को पास किया गया था, ठीक है। उससे पार्ट 9 भी आया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जो कि इन सभी चीजों के साथ डील करता है विद द कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ठीक है। साथ साथ आर्टिकल 43 भी ऐड किया गया, एक तरह का जो डीपीएस भी है। एंड साथ ही साथ फंडामेंटल राइट 19(1) क्लॉज सी, इसके अंदर भी हमने देखा कि फ्रीडम टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटीज हमें यहाँ पर देखने को मिला। ऑल्दो बाद में सुप्रीम कोर्ट ने ना इसके कुछ पर्टिकुलर पोर्शंस को स्ट्रक डाउन कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि देखिए जो कोऑपरेटिव्स है, वो कहाँ पर हमें वर्ड देखने को मिलता है, दैट इज इन स्टेट लिस्ट। ऑल्दो जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्स हैं, ठीक है, मल्टी स्टेट का मतलब जो एक से ज्यादा स्टेट में काम करती हैं, वहां पर पावर किसके पास आ जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। तो मेजरली ना इस वजह से कुछ पर्टिकुलर पोर्शन को यहाँ पे स्टक डाउन भी किया गया था हमारे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो ये थे सारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। अब देखते हैं कि इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बेनिफिट्स क्या हो जाते हैं। देखो बेनिफिट्स यही है कि इनको सेटअप करना काफी आसान हो जाता है, ठीक है, कम लीगल इंप्लीकेशंस है। आप सभी देखो अमूल का एग्जांपल अपने दिमाग में लेके चलो, उस हिसाब से सोचो कि क्या क्या बेनिफिट्स हुए होंगे। तो सेम चीज यहीं पे है कि कोई भी 10 मेंबर साथ में आएंगे, एक तरह से मिलकर ये सारी चीजें कर पाएंगे। साथ ही साथ इक्वालिटी हो गया, ट्रांसपेरेंसी हो गया, इन सभी चीजों को प्रमोट किया जा सकता है। यहाँ पर ना जैसे मान लो 10 लोग साथ में आ रहे हैं, तो 10 के 10 लोगों की इक्वल वोटिंग है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि कोई ऊपर है कोई नीचे, नहीं, सबके पास इक्वल राइट्स है, तो ट्रांसपेरेंसी प्रमोट हुई। और साथ ही साथ इनकी लायबिलिटी भी लिमिटेड है। लायबिलिटी के सेंस में कि देखो इन्होंने कुछ अपना कंट्रीब्यूशन किया, सभी ने अपना अपना कुछ कंट्रीब्यूशन था, ठीक है ना, तो ये सिर्फ अपने कंट्रीब्यूशन के लिए ही लायबल है। मान लो ये ऐसा समझने की कोशिश करो, मान लो किसी एक बंदे ने बीच में घपला कर दिया, ठीक है ना, तो क्या वो इस बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इस घपले को देखना? नहीं। द आंसर इज कि इसकी लायबिलिटी सिर्फ उतनी ही है जितना इसका कंट्रीब्यूशन है, उसी के हिसाब से होती है। आई बात समझ में। उसके साथ ही यहाँ पर मिडल मैन को भी एलिमिनेट कर दिया, ठीक है। तो इस तरह की चीजें डेफिनेटली जब मिडल मैन बीच में से एलिमिनेट हो जाएगा, तो इनके बेनिफिट्स हमें यहाँ पर इंप्रूव होते हुए देखने को मिल जाएंगे, तो प्रॉफिट्स बेटर हो गए। इसी तरह से गवर्नमेंट के द्वारा ना एफपीओ, फार्म प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, उनकी बात करी जा रही है, तो वो भी बात सेम ही है। साथ ही साथ क्रेडिट एक्सेस, मैंने बताया अगर एक पर्सन जाएगा तो उसको दिक्कत आएगी, पर अगर सारे मिलकर जाएंगे तो कम रेट के ऊपर अच्छा क्रेडिट मिलने के अंदर इनकी हेल्प हो सकती है। उसी तरह से एग्रीकल्चर के अंदर सपोर्ट, मान लीजिए हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स अगर देने हैं, तो गवर्नमेंट ना कोऑपरेटिव्स के द्वारा इनको देने की कोशिश करती है, क्योंकि एक तरह से ये लिंक की तरह काम करते हैं, ठीक है। यहाँ पर गवर्नमेंट है, यहाँ पर किसान है, बीच में कोऑपरेटिव्स हेल्प कर देते हैं इन चीजों को किसानों तक पहुंचने के लिए। साथ ही साथ ठीक है कुछ पर्टिकुलर चीजें, जैसे फॉर एग्जांपल इनको अलग से फंड वगैरह मेंटेन करते हैं, जो इनके 25% के प्रॉफिट्स होते हैं वो उस रिजर्व में जाते हैं, तो इनको एक्सटर्नल फंडिंग की जरूरत नहीं पड़ती, इनके पास खुद के पास फंड होता है, तो उस फंड को ही यूज कर लिया जाता है।
साथ में ही एक सेविंग की हैबिट आई, ठीक है ना, ताकि सारे मिलकर ये थोड़ा कुछ सेव करें। तो इस तरह से आप देख सकते हो बहुत सारे सोशल बेनिफिट्स हमें यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर इम्पैक्ट करते हैं, तो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर काफ़ी हेल्प हो सकती है। पर इसके साथ ही कुछ इश्यूज़ भी आ जाते हैं। इश्यूज़ कैसे? कि भैया आपस में इनके कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, ठीक है ना? मिलके सभी साथ तो आए, ठीक है, 10 लोग मिलके साथ तो आए, पर बीच में एक बंदे ने सोचा कि नहीं यार, मैं सबके लिए क्यों काम करूँ? मैं तो अपना प्रॉफिट चाहूँगा, मैं तो अपना पर्सनल गेन चाहूँगा। तो इस तरह से कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट हमें यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। बाकी देखो इनके पास स्किल्स वगैरह के रिगार्डिंग कंसर्न्स होते हैं, कोई इनका स्किल्स के ऊपर इतना ध्यान नहीं होता, ठीक है ना? तो इस वजह से प्रॉपर मैनेजमेंट करना इसका वो काफ़ी डिफिकल्ट चीज़ हो जाती है, क्योंकि प्रॉपर स्किल्ड पर्सन यहाँ पर अवेलेबल नहीं होते। आजकल के टाइम पर देखो बात क्या हो रही है कि इसके अंदर ना गवर्नमेंट का इंटरवेंशन या गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस वो धीरे-धीरे ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो इस वजह से इनको इश्यूज़ आ रहे हैं। उसके साथ ही कोऑपरेटिव्स और पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में भी कई बार ऐसा देखा गया है कि एक तरह का नेक्सस आ सकता है। तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या आता है? उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आता है इनके ऊपर ही, राइट? उसके साथ ही सोर्सेज़ की लिमिटेड है। हमने देखा ना कि थोड़ा बैंकिंग से हमें डेफ़िनेटली हेल्प मिलती है, पर ऐसा नहीं है कि हर स्टेज पे इनको हेल्प मिल जाती है, स्पेशली जब हम बात करते हैं इनिशियल स्टेजेस की। स्टार्टिंग स्टेज में जब बनी ही है ना कोऑपरेटिव, तब उनको फंडिंग लेने के अंदर काफ़ी मेजर इश्यू यहाँ पर देखने को मिल जाता है। इसके साथ ही, ठीक है ना, आपस में नैरो इंटरेस्ट को फ़ॉलो करना, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होना, ठीक है, फंड्स को ढंग से यूज़ ना करना, ये सारे कहीं न कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट बन जाते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के रिगार्डिंग। तो हमें फोकस किस चीज़ के ऊपर करना चाहिए? फोकस करना चाहिए कि इनको आसानी से लंबे समय के लिए लोन मिल पाएँ, उस लोन को ये अच्छे से यूज़ कर पाएँ, ठीक है ना? और क्रेडिट सभी को मिलना चाहिए, ठीक है? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल स्मॉल फार्मर्स हो गया, इनको भी, और साथ ही साथ जो लैंडलेस फार्मर्स हैं, जो लैंडलेस वर्कर्स हैं, इनके पास लैंड की कमी है, जो लैंड नहीं है, तो उनको भी ये चीज़ें मिलनी चाहिए। इसके साथ ही हमें सिर्फ इनको ना फंड नहीं देना चाहिए, फंड के साथ-साथ कुछ सपोर्ट भी देनी चाहिए। सपोर्ट किस सेंस में कि कुछ इनको इनपुट्स दे दिए, ठीक है? किस तरह से आप ये काम करोगे, वहाँ पर भी एक तरह की नॉलेज रिगार्डिंग सपोर्ट जो हो सकती है ना, वो भी हम इनको प्रोवाइड कर सकते हैं। कुछ मार्केटिंग सर्विस हो गया, कुछ टेक्निकल गाइडेंस हो गया, ये सारे भी ओवरऑल इनके डेवलपमेंट के लिए काम कर सकते हैं। इसके साथ ही लोकल रिसोर्सेज़ को यूज़ करना, लोकल कंडीशंस को ध्यान में देना कि कैसी वहाँ पर कंडीशंस हैं, गवर्नमेंट की जो एक्सेसिव इंटरफेरेंस है, उसको कम करना, रेड टेपिज़्म को कम करना, ये सारी चीज़ें हमें क्या करनी पड़ेंगी, इनको एलिमिनेट करना ही पड़ेगा। वुमेन को भी आगे लेकर आ सकते हैं, ठीक है? वुमेन को भी इनके रिगार्डिंग प्रोवाइड करें, तो डेफ़िनिटली ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करी जा सकती हैं। अब देखो हमारी जो गवर्नमेंट है, वो क्यों इस पर्टिकुलर बिल को सॉरी एक्ट को अमेंड करना चाहती है, जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट है। द रीज़न इज़ कि हमारी गवर्नमेंट चाहती है कि देखो इंडिया के अंदर ना आज के टाइम पर 1500 से भी ज़्यादा मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ वर्क कर रही हैं, अलग-अलग इकोनॉमिक एंड सोशल बेटरमेंट के लिए। अब हमारी गवर्नमेंट क्या कोशिश कर रही है कि इन पर्टिकुलर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को थोड़ा और डेमोक्रेटिक, ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल बनाया जाए। उसके लिए हमारी गवर्नमेंट क्या कोशिश कर रही है, इनकी एक प्रॉपर इलेक्शन अथॉरिटी की लिए काम कर रही है। ठीक है? एक कोऑपरेटिव इलेक्शन अथॉरिटी हो, ठीक है ना? एक कोऑपरेटिव इन्फॉर्मेशन ऑफिसर हो, जो प्रॉपर इनकी इन्फॉर्मेशन देखे, और अगर इनके रिगार्डिंग कुछ इश्यूज़ हों, तो उसके लिए क्या हो, एक ओम्बड्समैन हो, ठीक है? जो इनकी प्रॉब्लम्स को एक तरह से समाधान कर पाए। इसके साथ ही वुमेन का रिप्रेजेंटेशन हो, तो उसको भी इंक्लूड किया गया है। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल टाइप्स, ये सारे मेंबर्स भी कोऑपरेटिव सोसाइटी का पार्ट बने, ताकि एक इंक्लूजन की तरफ हम वर्क करें, वो सारी चीज़ें भी हम यहाँ पर देख रहे हैं। साथ ही साथ इसकी मैनेजमेंट कैसे करी जाए, फाइनेंस के पर्सन्स कैसे हों इनकी मैनेजमेंट के अंदर, वो सारी बातें, प्लस ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस को इम्प्रूव करना, जो रजिस्ट्रेशन का टाइम है, उसको कम करना, ये सारी बातें यहाँ पर करी जा रही हैं। साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिकली ये सारे मुद्दे करे जा पाएँ कि अगर रजिस्टर करना हो, कुछ चेंजेस करने हो, ये सारे इलेक्ट्रॉनिकली अगर करे जा पाएँ, ये सारी बातें इस पर्टिकुलर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बिल के अंदर करी जा रही हैं। ठीक है ना? तो ये सारी डिटेल्स थी कि मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती क्या हैं? जैसे मैंने अमूल की बात करी, ठीक है? बहुत सारी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं, उनकी आप बात कर सकते हो, गन्ना सहकारी लिमिटेड की बात कर सकते हो। तो इस तरह से बहुत सारी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। आपने बहुत सारी शुगर मिल्स को देखा होगा ना, जैसे मान लो कोई कर्नाटका और महाराष्ट्र के बॉर्डर के ऊपर है, तो वो दोनों जगह से अपने जो शुगरकेन है, उनको प्रोक्योर करती हैं। तो वो सारी चीज़ें भी कहीं न कहीं मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के अंदर आ जाती हैं। तो अगर ये सारी चीज़ें हम डेफ़िनेटली कर पाएँगे, उससे क्या होगा, ये जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, अच्छे से वर्क कर पाएँगी। इनके रिगार्डिंग जो इश्यूज़ हैं, वो डेफ़िनेटली आने वाले टाइम के अंदर हम उनको अच्छे से टैकल कर पाएँगे, अगर सारे मिलकर काम करें। आई बात समझ में? तो ये थी आज की डिस्कशन। आई होप आपको सारे आर्टिकल अच्छे से समझ आए होंगे। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक।